नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि पिछली 2 वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और पीपीएससी 3.0 टीआरई 3.0 के जितने भी अभ्यर्थी हैं और अपने स्कूल तैयार कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे उस वीडियो के ऊपर और मैंने हर एक सवाल का जवाब, हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश की। तो उसी सीरीज़ को आगे ले जाते हुए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि विद्यालय योगदान करने के बाद आपको क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं, तो इस वीडियो के अंदर में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 स्कूल अलॉटमेंट के कितने दिन के अंदर स्कूल में योगदान करना होता है। वैसे जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, उसमें आपको 2 दिन लिखा रहता है कि पत्र प्राप्ति के 2 दिन के अंदर आपको विद्यालय में योगदान करना है। लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो मौका देती है 2 दिनों से अधिक के लिए। वो एक डेडलाइन देती है, एक डेट डिक्लेयर करेगी कि आपको कब तक विद्यालय में योगदान कर लेना है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट में हैं, जॉब करते हैं, तो वो रेजिग्नेशन के लिए जाएँगे। वहाँ से अनापत्ति, एनओसी और सारे जो सर्टिफ़िकेट हैं, रेजिग्नेशन लेटर, वो सारी चीज़ें वो लेकर आएँगे। तो उनको समय चाहिए होता है क्योंकि वो अलग जॉब में हैं, वहाँ से छूट के आएँगे, तब वो विद्यालय जॉइन करेंगे, तो ये 2 दिन में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डिपार्टमेंट जो है आपको अलग से टाइम देता है 2 दिन के अलावा भी कि आप विद्यालय में जॉइन कर सकते हैं। अब विद्यालय में जितना आप पहले जॉइन कीजिएगा, आप उतना सीनियर होइएगा क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 तो आपसे पहले ही सीनियर है, लेकिन जो लोग भी टीआरई 3 में जॉइन करेंगे और जो पहले जॉइन करेंगे, वो सब में सीनियर कहलाएँगे अपने विद्यालय के अंदर। तो जितना आप जल्दी जॉइन कर सकें स्कूल अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद, उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो स्कूल अलॉटमेंट के बाद जो भी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उनमें से कुछ स्टेप्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। विद्यालय योगदान के बाद और क्या-क्या करना पड़ता है। तो विद्यालय योगदान के बाद जैसे कि आपको पता है कि जिस दिन आप विद्यालय में योगदान करेंगे, उस दिन आपकी अटेंडेंस अटेंडेंस रजिस्टर में बन जाएगी और कल से आपको एकदम टाइम से स्कूल जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप योगदान कर दिए विद्यालय में और फिर आप लापता हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको विद्यालय रेगुलर जाना है जैसे और सारे टीचर जाते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो क्या करना चाहिए? अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपका मिस्टेक है तो पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारे कमेंट आए, मैंने सबका लगभग रिप्लाई मैंने किया है। तो अगर डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो ये स्कूल जॉइनिंग के लिए नहीं है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट था, वहाँ पे अगर आपको क्लियर कर दिया गया है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि स्कूल जॉइनिंग के समय ये सारी बातें नहीं होती हैं। इन फ्यूचर अगर डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि हाँ, आपसे री-अपलोड करो या आप उसके लिए एफ़िडेविट दो, तो वो आप बाद में कर सकते हैं क्योंकि जो भी आपको नियुक्ति पत्र और औपबंधिक नियुक्ति पत्र और स्कूल अलॉटमेंट लेटर मिला है, वो जो डिटेल है, आपको ये बताता है कि आप नौकरी करने के लिए एलिजिबल हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जो आपने अपलोड किया था, उसकी जाँच बस इसलिए की जाती है कि वो जेन्युइन है या नहीं है, फ़ेक है या फ़र्ज़ी है। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि डॉक्यूमेंट में अगर मिस्टेक है तो जॉइनिंग के टाइम पे कोई इश्यू हो सकता है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, ट्रेनिंग कब से शुरू होती है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोगों को पता है कि ये टारगेट रखा गया है कि 1 अप्रैल से स्कूल में जॉइनिंग के बाद सारे शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो पहले क्या होता था कि ट्रेनिंग जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डाइट या बाइट में करवाया जाता था। जैसे कि हम किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसमें बदलाव किया गया है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी डाइट या बाइट में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एक मास रिक्रूटमेंट के बाद यानी कि हज़ारों शिक्षक स्कूल में जॉइन करेंगे, तो सबको एक बार में ट्रेनिंग देना शायद पॉसिबल नहीं हो। तो आपकी ट्रेनिंग 1 अप्रैल से हो ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप विद्यालय में
आपका स्कूल अलॉटमेंट अगर हो जाता है मार्च के लास्ट वीक में होपफुली, तो आप 1 अप्रैल से योगदान करने के बाद आप 1 अप्रैल से आप विद्यालय में पढ़ा सकते हैं और जब भी आपकी ट्रेनिंग लिस्ट में नाम आए, तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग जो है वो 14 दिनों की होगी या 21 दिनों की होगी, इस पे कन्फर्मेशन अभी नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से। क्योंकि जब टीआरई 1 हुआ था, तब भी 14 दिन की थी और जब टीआरई 2 हुआ था, तब भी 14 दिन की थी। बट पिछले कुछ दिनों में ये चर्चा हो रही है कि ट्रेनिंग जो है इस बार 21 दिनों की कराई जाए और अच्छे से अच्छे स्किल सेट की ट्रेनिंग देने की बात हो रही है। तो हो सकता है कि 21 दिनों की हो, वो आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती है कि नहीं है? अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग हो रही है, डाइट में या बाइट में, तो उन पे डिपेंड करता है और आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके घर में किसी की शादी है या आपकी शादी है या घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आपको ऑब्वियसली बिल्कुल छुट्टी मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हाँ, ट्रेनिंग अगर है तो कोई भी सिचुएशन आ जाए छुट्टी मिलनी ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पे भी लोग समझते हैं आपकी परेशानी को। जॉब नहीं है, तो हो सकता है कि आपके मन में अलग-अलग विचार आ सकते हैं, लेकिन पॉइंट यही है कि छुट्टियाँ मिलती हैं, अगर आप ट्रेनिंग में भी हैं तो। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रान नंबर के लिए कब आप अप्लाई करना होता है? तो सबसे बेहद ज़रूरी है सैलरी आपके अकाउंट तक पहुँचे 1 महीने काम करने के बाद, यानी कि जैसे ही कोई मंथ समाप्त होता है तो सैलरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आप जब तक आपका प्रान नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं होगी। तो जो पहला काम है जॉइनिंग के बाद वो होता है प्रान के लिए अप्लाई करना। तो प्रान के लिए अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गाइडलाइंस जारी होती है कि आपको प्रान नंबर में कौन-कौन से डिटेल्स डालने हैं। बाकी सारे डिटेल्स तो कॉमन होते हैं जो कि फिल करनी है, लेकिन 1-2 डिटेल्स ऐसे हैं जो कि डिपार्टमेंट के गाइडलाइन से ही पता चलता है कि वो उस वाले कॉलम में क्या फिल करना है। जैसे कि अभी हाल-फिलहाल में सक्षमता का पास जो हुए थे और विशिष्ट शिक्षकों ने जो अप्लाई किया था, उसमें उन लोगों को पी-पैन नंबर में एप्लीकेशन नंबर डालना था। एप्लीकेशन नंबर जो सक्षमता में जो उनका एग्ज़ाम हुआ था उसका एप्लीकेशन नंबर था, वो पी-पैन नंबर के अंदर में डालना था। तो बहुत सारे शिक्षकों ने पहले ही अप्लाई कर दिया और उन लोगों ने पी-पैन नंबर नहीं डाला, जिसकी वजह से उनको प्रान कैंसल करना पड़ा और प्रान कैंसल करने के बाद फिर से उन लोगों को अप्लाई करना पड़ा। तो इस तरीके की हड़बड़ाहट में काम आप बिल्कुल ना करें, आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँ और एनपीएस अप्लाई करते समय बिल्कुल रिलैक्स होके अप्लाई करें, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और 1 या 2 दिन लेट भी हो जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं आज ही करना है तो करना है। क्योंकि प्रान नंबर जब बनने शुरू हो जाते हैं तो सबका 1 या 2 दिन के अंदर में आ जाता है और जब प्रान नंबर आ जाता है तो फिर सैलरी भी क्रेडिट होनी शुरू हो जाती है। 7वां पॉइंट है ऑनलाइन अटेंडेंस कब से बना सकते हैं? तो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए आपका जो रिकॉर्ड है वो ई-शिक्षा कोष पोर्टल पे होना ज़रूरी है। तो वो डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसाइड होगा कि कब आपका ई-शिक्षा कोष पे आपका रिकॉर्ड वो लोग अपलोड करते हैं, या तो स्कूल लेवल पे अगर वो अलाउ करते हैं कि जो भी नए टीचर हैं, उनका रिकॉर्ड ई-शिक्षा कोष पे स्कूल लेवल से अपलोड कर दिया जाए, तो आपको 1 या 2 दिन के बाद से आप ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ब्लॉक लेवल से होने वाला है, तो वो लोग कब आपका डिटेल्स ई-शिक्षा कोष पोर्टल पे डालते हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि आप ऑनलाइन अटेंडेंस जब आपको ई-शिक्षा कोष आईडी मिल जाएगी, तब आप अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना शुरू कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है, वेतन किस दिन से बनना शुरू होगा? तो ऑब्वियस है कि जिस दिन आप विद्यालय में जॉइन कर लेंगे, आप अटेंडेंस रजिस्टर में जिस दिन आप साइन करेंगे जिस डेट में, उस दिन से आपकी सैलरी काउंट होनी शुरू हो जाएगी। आप उसी दिन ट्रेनिंग में चले जाएँ या उसके 1 दिन बाद ट्रेनिंग में जाएँ या 10 दिन बाद ट्रेनिंग में जाएँ, तो उस दिन से सैलरी बननी शुरू हो जाएगी और आप ट्रेनिंग में रहें या छुट्टी में रहें, आपकी सैलरी बनती रहेगी। 9वां पॉइंट है
जॉइनिंग करने के कितने दिन बाद छुट्टी ले सकते हैं? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है कि जॉइनिंग के जस्ट बाद छुट्टियाँ नहीं ले सकते। तो ये डिपार्टमेंट फिर से लेटर जारी कर सकता है कि आप छुट्टियाँ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। टीआरई 1 के समय जब जॉइनिंग हुई थी तो दिसंबर के महीने में 1 छुट्टी ग्रांट की गई थी सबको लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही थी कि ट्रेनिंग के समय या अगर आप जस्ट जॉइन किए हैं तो 90 दिनों के अंदर छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, बट ऐसा नहीं था। अगर आपको सीएल लेना है, कैज़ुअल लीव, तो आप ले सकते हो जितनी आपकी बची हुई हैं। तो जैसे दिसंबर में लोगों ने जॉइन किया था तो 1 सीएल बचा हुआ था, तो 1 छुट्टियाँ ग्रांट की गई थी सब टीआरई 1 में जो भी लोग जॉइन किए थे उनके लिए। 10वां पॉइंट है, साल में कितनी छुट्टी मिलेगी? तो ऑब्वियस है सारे टीचर लोगों को 16 छुट्टियाँ मिलती हैं। महिला शिक्षकों को विशेष अवकाश हर महीने 2 मिलता है। लेकिन सामान्य शिक्षक जो भी हैं उनको 16 सीएल प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप मार्च में जॉइन करते हैं तो 12 महीने का 16 सीएल होगा। तो अगर आप मार्च में जॉइन करते हैं तो ऑब्वियस है जनवरी और फरवरी 2 मंथ माइनस करेंगे तो उस हिसाब से सीएल 14 सीएल या 13 सीएल आप लोगों को ग्रांट किए जाएंगे जो कि आप इस साल के अंदर में ले सकते हैं। तो ये रही ओवरऑल जानकारी। अगर आपको और किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ज़्यादा कमेंट अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आएगा तो उसमें मैं वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें।